friends, I am here with another interesting yet extremely important topic, behavioral problem in children. Friends, आजकल बच्चों में गुस्सा, जिद, टेम्पर टैंट्रम्स और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत आम बात हो गई है और ऐसे हाल में पेरेंट्स अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो करें तो क्या करें। लेकिन ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सिग्नल है इस बात का कि हमें रुककर सोचना है, समझना है और समय रहते अपने बच्चों को सही दिशा देनी है। पर कैसे और किस तरह से होम्योपैथी ऐसे केसेस में हेल्प कर सकती है बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज को ट्रीट करने में। इन्हीं सब बातों पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस होम्योपैथिक एक्सपर्ट जिन्हें 20 वर्षों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, साथ ही जो एचएचएफ एकेडमी में सेशंस और कंटिन्यूसली एचएचएफ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेमिनार और वेबिनार्स लेते रहते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मेघना पिंगले मैम फ्रॉम नासिक। वेलकम मेघना मैम, वेलकम टू विस्पर ऑफ वेलनेस। थैंक यू शिल्पा जी, धन्यवाद। आपने मुझे आप चैनल के थ्रू मेरे जो व्यूज है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है पेशेंट के बारे में, होम्योपैथी के बारे में लोगों को जानकारी फैलाने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। होप कि ये जो आज का डिस्कशन है वो फिजिशियन के लिए एज वेल एज जो पेरेंट्स, आज का जो सब्जेक्ट है एक्चुअली वो अभी क्लिनिक में हम रोजमर्रा के जो देखते हैं और सबसे ट्रेंडिंग इशू आज पेरेंटिंग है। जो भी आता है वो पूछता है कि जैसे क्या होता है ना शिल्पा जी, कि कल ही ऐसे हुआ कि एक पेशेंट आई थी और उसकी मम्मी जी के साथ आई थी वो, तो वो थोड़ा उसको ऐसे एक बात में एक जैसे बातें चली तो उसने बोला कि मैडम ये जो उसका एक 5 साल का लड़का है, तो वो बोली मैडम इतनी दिक्कत आती है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ दिन से भागा दौड़ी करते करते। तो तुरंत उसकी मम्मी ने क्या कहा ना कि देखो ना मैडम, हम लोगों ने उस टाइम पे 3-3 बच्चे अकेले संभाले हैं और आज तुम लोगों को सब मतलब इतनी सारी सब हेल्प है, एड है, लेकिन फिर भी आपसे संभाला नहीं जाता। तो तुरंत उसकी मम्मी ने बोला कि देखो ना, हम लोगों ने उस टाइम पे हमें इतनी कुछ एड नहीं थी, हेल्पर नहीं थे, फिर भी 3-3 बच्चे अकेले संभाले और आपको आज इतनी सुविधाएं है, सुविधा सब है, लेकिन फिर भी आप एक बच्चे को भी मैनेज नहीं कर पाते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सब्जेक्ट कितना ट्रेंडिंग और हॉट इशू है आजकल जो अपने क्लिनिक में चलता है। यस मैम, मतलब ये तो जो बोलते हैं ना कि हमारी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, तो वो ये बोलते हैं और ये कितना कॉमन है कि उन लोगों ने सच में 5-5 बच्चे, 3 तो नहीं 5-6 बच्चे भी उन्होंने संभाले हैं, एक ही घर में अकेले सिंगल हैंडेडली जो है मैनेज किया है। पर आज के समय में एक बच्चे को भी मैनेज करना जो है पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा जो है इशू बन गया है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे आपने कहा कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आए दिन हमारी क्लिनिक में देखते हैं कि बच्चों को जो है पेरेंट्स उनके बिहेवियरल इश्यूज के लिए लेकर आ रहे हैं, घर पर, बाहर, स्कूल में जो है बच्चे इस तरह से करते हैं कि पेरेंट्स को कई बार जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल ये बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में इतने ज्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं? कैसे ना, अगर मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए ना, जब लुकिंग बैक टू अवर पेरेंट्स, उनका जो जमाना था, उस जमाने में देखा जाए और कंपेयर किया है तो मुझे ऐसे लगता है ना आजकल क्या हुआ है, सबसे बड़ा इशू है कि न्यूक्लियर फैमिली मेरे ख्याल से। क्योंकि उसे क्या होता था ना कि सब कजिन्स रहते थे साथ में, चाची रहते थे, दादा दादी रहते थे, तो एक कैसे जो फैमिली का जो माहौल था ना, मुझे लगता था कि वो इतना मतलब लोगों से भरा रहता था। तो आजकल जैसे हम लोग बच्चों को सोशल होने के लिए गार्डन में लेके जाते हैं कुछ, या फिर जैसे 2-2.5 साल के बच्चे हुए नहीं तो उनको प्ले ग्रुप या फिर प्री स्कूलिंग में डालते हैं, तो उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं थी और जो इमोशनल नीड थी बच्चे की वो वहीं से फुलफिल होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि न्यूक्लियर फैमिली है और सबसे बड़ा इशू मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप इसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कि अभी जैसे जो वुमन है तो वुमन एम्पावरमेंट वो भी एक मैं बोलूंगी, हालांकि
इसको हम अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो एक जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप तक बच्चों को बाकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन अभी सिचुएशन बोलो या फाइनेंशियल नीड या फिर नीड ऑफ द आवर बोलो, तो थोड़ा जो आज की जो महिलाएं हैं, तो वो थोड़ा घर से बाहर निकली है तो थोड़ा सा वो बच्चे क्रेश में रहते हैं या फिर आया है या फिर उनकी कोई हेल्पर है, तो वो थोड़ा जो बच्चों की एक इमोशनल नीड और जो अटेंशन सीकिंग है ना, तो वो बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, सो आई थिंक वो फुलफिल नहीं हो रही। ये भी एक सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल से मुझे लगता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? यस मैम, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला ना कि इमोशनल नीड, वो किसी भी तरह से हो, लेकिन आजकल जो बच्चों को जो है ना एक इनसिक्योरिटी, एक कहना चाहिए उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, उनके साथ जो है शेयरिंग करने वाला, खेलने वाला, जो हम कहते हैं ना कि पहले घर में जो है पूरा का पूरा कुनबा होता था, तो बच्चे जो है सबसे बात करते थे, कभी ताऊ के पास चले गए, कभी चाचा के पास चले गए, कहाँ खेल रहे हैं किसी को नहीं पता है, मतलब घर पे नहीं खाया तो वहां खा लिया, ऐसा होता था। लेकिन आजकल जो है बच्चे ना केवल जो है घर से बंद के रह गए हैं, और अगर हमें उन्हें सोशल कराना है तो जैसे आपने बोला कि हम उनको गार्डन लेके जाएंगे, प्ले स्कूल में डालेंगे, मतलब हम उनके लिए वो सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे, लेकिन पहले ये अवेलेबल नहीं कराना पड़ती थी, ये हमारे आसपास होती थी। और क्या है ना कि सोशल एक्सपोजर या फिर सोशल मीडिया जैसे गैजेट्स वगैरह, ये भी एक इशू मेरे ख्याल से है। और दूसरा जो रीजन है कि एक एबंडेंस, मतलब अवेलेबिलिटी, जैसे बच्चे ने जैसे कुछ आज देखा, आया, मांगा और वो उसे मिल जाता है। हालांकि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं कि वो थोड़ा वेट कराने के लिए बोलते हैं बच्चों को। लेकिन थोड़ा आप आगे चल के देखेंगे, पीछे चल के देखा तो कैसे था ना कि पेरेंट्स जो थे हमारे टाइम पे भी, वो थोड़ा कैसे ना बच्चों को बोलते थे कि 2-3 दिन, यस अभी थोड़ा रुको, ये होने के बाद करेंगे, या फिर इतने दिन जाने दो, ये होने के बाद करेंगे। तो थोड़ा एक है ना बच्चों में भी वो थोड़ा एक पेशेंस भी आता था, और एक यस। मुझे ऐसा लगता था कि एक वेटिंग, थोड़ा सा उनको पेशेंस भी बच्चों में दिखता था। लेकिन अभी कैसे हो गए ना, हमें भी लगता है, ऐसे नहीं बोलूंगी सब, लेकिन हमें उसमें हम भी आते हैं कभी कभी। जैसे लगा कि हमें लगता है बच्चे ने कुछ मांगा तो जैसे हमें जो मिला नहीं वो मेरे बच्चे को सब चाहिए, ये सब पेरेंट्स सोचते हैं। तो क्या यस होता है यस। ना, इजीली चीजें अवेलेबल होती है तो बच्चों के दिमाग में भी फिर वो बच्चे, आजकल की जो जेन जी है वो बहुत शातिर दिमाग है, उनके दिमाग में सब फिट हो जाता है कि अरे नहीं, मैंने ऐसे टेम्पर टैंट्रम थ्रो किए या फिर थोड़ी देर रोया तो मिल जाता है इजीली। वो बच्चों को वो गेम समझ में आया तो फिर तो क्या हो जाता है कि फिर वो सब तमाशा, फेनिंग वगैरह वो शुरू हो जाता है। और दूसरा एक है कि कैसे ना एक सोशल कांटेक्ट जो है वो कम हो रहा है। और अभी जैसे अभी कोविड हुआ था बीच में, तो उस टाइम के जो बच्चे थे, उस टाइम पे जो जन्मे बच्चे थे, तो उन्होंने उनमें एक इशू ये भी दिखा कि जैसे बच्चा 1-2 साल का हो गया तो थोड़ा पेरेंट ने अवॉइड किया सोशली। लेकिन बाद में जैसे भी कोविड खत्म हुआ और बच्चे सोशली जाने लगे, सोशल गैदरिंग में वगैरह, तो वो उन बच्चों में थोड़ा सा एक कैसे दिखा ना कि वो एक झिझक दिखी, और सोशली वो बच्चे इतना सोशल इन्वायरमेंट में जल्दी घुल मिल नहीं जाते थे। और सिंगल चाइल्ड, ये भी आज का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड रहा तो क्या होता है ना, पूरा फैमिली का अटेंशन, जैसे दादा दादी भी अगर साथ में रहते तो वो, और मम्मी पापा, ये चारों का अटेंशन उसी बच्चे पे फोकस रहेगा। तो वो बच्चों को भी थोड़ा सा कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिंग और ओवर केयर, वो भी थोड़ा स्मॉदरिंग हो जाता है बच्चे को भी। तो मेरे ख्याल से ये सब रीजन रहेंगे कि बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है आजकल बच्चों में ज्यादातर देखे जा रहे हैं। यस यस मैम। मैम जैसे अभी आपने ये बिहेवियरल इश्यूज के बारे में बताया कि ये ज्यादा क्यों हो रहे हैं, तो क्या सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम, चाहे वो टेम्पर टैंट्रम हो या बच्चे का गुस्सा हो या फिर उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो, इन सबको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, या इसके लिए जो है कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं? देखिए अभी एक्चुअली कैसा है ना, 1 दिन या 2 दिन सिर्फ बच्चा उतनी इंटेंसिटी में एंगर नहीं मतलब दिखाता है फॉर, और टेम्पर टैंट्रम जो है ऐसे कि 1-2 दिन सिर्फ दिखा, ऐसे नहीं। मैं होम्योपैथिकली अगर उसकी डिफाइन किया जाए तो मैं बोलूंगी कुछ भी चीज जो प्रपोर्शन से ज्यादा है और परसिस्टेंटली चलती है। आप अगर ऐसे देखोगे ना, बिहेवियरल प्रॉब्लम किसको कब बोल सकते हैं
कि परसिस्टेंट डिसरप्टिव पैटर्न्स लाइक एग्रेशन हुआ या फिर डिफाइंस हुआ और सोशल विड्रॉवल गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल चाइल्डहुड एंटिक्स, लाइक जो और वो बच्चों का जो सोशल इन्वायरमेंट है या फिर स्कूलिंग है या फिर उसका होम का इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है और परसिस्टेंटली चल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसको बोल सकते हैं कि बच्चे को आपके बिहेवियर प्रॉब्लम है। जैसे अभी रूल ब्रेकिंग है या फिर बुली कर रहा है बच्चा, किसी की सुनता नहीं है और आए दिन हर दिन वही चलता रहता है, उसका अगर प्रोपोर्शन से ज्यादा है और जो नॉर्मली बिहेवियर है उससे भी अगर ज्यादा है तो फिर उसको बोल सकते हैं कि उस बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम है। यस जैसे कि एंगर इशू है या फिर कोई ओबे नहीं करता है। अभी लास्ट वीक ही ऐसी बात चली, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बच्चे की उम्र 7 साल होगी, वो सेकंड में थी। तो वो मम्मी आई तो जैसे मम्मी के पास एप्पल का फोन, फिर बच्चे भी ब्रांडेड कपड़े वगैरह, और बातों बातों में, हालांकि मम्मी के लिए मैं दवाई दे रही थी, तो बातों बातों में मम्मी ने बोला कि आजकल ये हो गया है ना मैडम कि इसको स्कूल ही नहीं जाना है, मैं रोज सुबह इसको उठाती हूँ, ये वो टाइम पे उठती नहीं, और डायरेक्टली उसने बोल दिया है बच्ची ने कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मतलब ये अगर है तो ठीक है, बच्चा पहले पहले स्कूल में जाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी 7 साल की बच्ची है, सेकंड में है, और वो रोजमर्रा मतलब स्कूल में जाने से अच्छा उसको घर पे बैठ के टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये चीजें उसको पसंद है और उसके लिए वो स्कूल अवॉइड कर रही है परसिस्टेंटली, तो उसको बोल सकते हैं कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। बिहेवियरल प्रॉब्लम है। यस। मतलब ये जो वर्ड है परसिस्टेंट, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। मतलब एक दो दिन अगर ऐसा कर रहा है बच्चा तो वो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो लगातार कंटिन्यूअस इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम उसको बिहेवियरल इश्यूज में काउंट करेंगे। यस, और डिसरप्टिव पैटर्न्स मतलब कैसे ना, नॉर्मल से ज्यादा, जैसे एग्रेसिवली बच्चा बात कर रहा है, बड़ों की सुनता नहीं है, कुछ भी बाहर जाके रूल नहीं ओबे कर रहा है, जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तब इसको बोल सकते हैं। हालांकि ठीक है, थोड़ा एंगर इश्यूज या फिर थोड़ा टेम्पर टैंट्रम बच्चों में होना ये आम बात है, लेकिन ये आम बात है। persistent रहता है और एक लेवल से ज्यादा रहता है, और उसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, आपके पड़ोसी से कंप्लेंट आ रही है, और आपको खुद को भी, पेरेंट को भी उससे दिक्कत आ रही है, तो उसको बोल सकते हैं, तब यू कैन डायग्नोस इट एज अ प्रॉब्लम। यस यस मैम। मैम थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप्स के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में बताएंगे ताकि पेरेंट्स ये समझ सके इजी लैंग्वेज में कि उनका बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। यस शिल्पा जी, क्या होता है ना कि कॉमन टाइप्स जो है या फिर साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे टाइप्स देखेंगे पहले, तो पहला सबसे ऊपर आता है ओडीडी, जिसको बोलते हैं कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना कि बच्चों का जो एंगर है ना वो इजीली आउटबर्स्ट होता है, एग्रेशन दिखता है बच्चों में, और गुस्सा इतना होता है कि आपे के बाहर होता है, कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों को भी ब्लेम करते हैं, जैसे पेरेंट को ब्लेम करते रहते हैं, या फिर वो बड़े बूढ़ों से आर्ग्यू करते हैं, तो जो रूल है वो रूल ब्रेक करते हैं, तो इसको हम अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ये हुआ पहला टाइप। सेकंड टाइप अगर देखा जाए तो कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम सीडी बोलते हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि एक एग्रेशन दिखता है, एक डिस्ट्रक्टिवनेस दिखता है, जैसे सोशल जो कुछ भी प्रॉपर्टी है या फिर बाहर गए तो वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन करना, या फिर किसी के घर गए, या फिर जो सोशल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको डिस्ट्रॉय करना, तो इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बच्चों को घर पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी दूसरे की, इसकी पेंसिल अच्छी लगी, इसका पेन अच्छा लगा, वो चुरा के घर पे लेके आए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी देखा जाए कि जहाँ पे मतलब हम लोग ऐसे यूजुअली ऐसे सिंपैथी या फिर एम्पैथी फील करते हैं दूसरों के लिए, तो बच्चा उसमें लैकिंग होता है, तो इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये दो टाइप हुए। और अभी तीसरा जो है वो एडीएचडी रिलेटेड है। ये तो पूरा टोटली इस इशू पे भी आज की मतलब ये नीड ऑफ द हवर है कि जो ऑटिज्म जिसको बोला जाए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी इशू आजकल बहुत ज्यादा देखे जाते हैं।
और फोर्थ जो है वो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स में जैसे ये मोर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ से ज्यादा रिलेट करता है, जैसे कि डिप्रेशन आना छोटी छोटी चीजों पे, या फिर एंजाइटी होना, नॉर्मल जो चीजें हैं वो करने में भी एंटीसिपेशन होना। अभी फिलहाल जो मैं मतलब ज्यादा क्लिनिक में देखती हूँ ना, तो जैसे 12th के बच्चे हैं, आफ्टर 12 जैसे किसी को नीट परस्यू करना है, किसको जेई करना है, Yes. इंजीनियरिंग जाना है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपने देखा होगा पेरेंट्स भी जैसे अपनी जो एम्बिशन है ना आजकल, जैसे मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाई, तो पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे के थ्रू में ये बच्चे। यस, तो वो एक प्रेशर बच्चों पे डालते हैं, तो क्या होता है ना, वो बच्चा उतना कैपेबल नहीं होता है, तो उसको वो स्टैंडर्ड जो पेरेंट ने सेट करके रखा है, तो उसको मैच करने में उसको दिक्कत आती है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस है कि जैसे नीट अपीयर किया या फिर जेई अपीयर किया, उसमें वो बच्चे मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए, तो सेकेंड टाइम पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, उतना नहीं हुआ तो तू इस बार रिपीट कर दे। और जब वो रिपीट करते हैं तब वही सिलेबस वही सब वापस देखना है, तो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन आ जाता है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग रहते, तो बच्चे वो खुल के बोल नहीं सकते, और बच्चों को भी खुद को वो समझ में नहीं आता है कभी कभी कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या फिर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है, जैसे देखा आपने कि दादा दादी या फिर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि देख हमारे रिश्ते ये है, एक्स वाई जेड है, फलाना टिक्का है, उसको तो देख इतनी अच्छी रैंक आई, उसके इतने अच्छे मार्क आते हैं, तुझे तो हम लोग सब है, सब अवेलेबल है, लेकिन तेरा तो देख ऐसे है, तो ये बहुत कॉमन है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, वो बच्चों के मतलब एक्सपेक्टेशन पेरेंट के बच्चों से बढ़ जाते हैं, तो वो बच्चा वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो ये इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस रिलेटेड, जैसे मैंने बोला कि कुछ जैसे रहा अभी स्कूल अवॉइडेंस, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, या फिर स्कूल नहीं जाना है, या फिर स्ट्रेस आता है छोटी चीजों में। जैसे एक बच्ची टीनेज में मेरे पास आई थी, वो बोली थी मैडम इतने सारे थॉट्स चलते हैं मेरे दिमाग में कि आई कैन नॉट प्रोसेस कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे सिंपल सिंपल चीजें, जैसे अभी किधर कल उसको कुछ जाना है कौन सी जगह पे, या फिर एग्जाम है, या फिर उसके जो थॉट्स है उसको मैं कम्युनिकेट कैसे करूं दूसरे से, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड हुआ। तो ये सारे सब साइंस एंड टाइप्स ऑफ आप बोल सकते हो कि बिहेवियर जो प्रॉब्लम है बच्चों में, तो इसको ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन वापस मैं वही बोलूंगी, एक आध दिन रहा या फिर थोड़े बहुत कम अधिक सब में ये फेस करते, लेकिन वो अगर परसिस्टेंटली चलता है और उससे आप बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर सोशल इन्वायरमेंट है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, वो अगर अफेक्ट हो रहा है, तो देन यू कैन डायग्नोस इट एज कि इस बच्चे को दवाई की जरूरत है। यस। यस मैम, तो मतलब मैम जैसे इसमें डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे कहाँ से ज्यादा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं जो बिहेवियरल इश्यूज उनमें क्रिएट हो रहे हैं? जैसे डिपेंड्स, अभी कैसे है ना, आजकल जैसे कुछ फैमिलीज रहती है, जैसे बिल्डिंग में रहते हैं या फिर किसी विलेज में रहते हैं, मेरे पास जैसे मिक्स क्राउड है कि विलेजर्स भी है और सिटी पीपल भी है। तो विलेजर्स में क्या होता है ना कि थोड़ा एक घुलना मिलना एक दूसरे के साथ, या फिर उनके जो नेबर्स है या फिर जो कम्युनिटी है, तो वो थोड़ा अच्छे से है, तो उनको उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इतना आता नहीं है, हालांकि फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होता है कभी कभी। लेकिन जो मैंने शहर के बच्चे या फिर लोग देखे ना, तो क्या होता है ना कि आपके पास में पड़ोस में कौन रहता है ये भी आपको पता नहीं रहता, और थोड़ा सोशलाइजिंग थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा डोमेस्टिक प्रॉब्लम उन बच्चों में ज्यादा आता है, जो डोमेस्टिक कॉज में बोलूंगी वो उन बच्चों में ज्यादा है कंपेयर टू जो विलेजर ओके। बच्चे या फिर जो क्राउड आती है। ओके। और सोशल, मतलब तो वही फिर बात आके रुकती है कि एक अकेलापन महसूस करते हैं, जो जितना अटेंशन चाहिए, जितना एक इमोशनल नीड फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और आजकल कैसे हुआ है ना कि पहले कैसे था कि चीजें जैसे यूज करने के लिए थी और लोगों को जैसे प्यार किया जाता था, लेकिन आजकल उल्टा हुआ है, चीजों को प्यार किया जाता है और लोगों को यूज किया जा रहा है।
तो थोड़ा Yes. एक ट्रस्ट इशू भी है, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा बच्चे या फिर पेरेंट्स भी थोड़ा जो सोशलाइजेशन है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो इमोशनल नीड या वो अफेक्शन, वो लव जो चाहिए ना, वो थोड़ा लैकिंग है। तो इसमें अगर दिक्कत आती है परसिस्टेंटली, तो फिर वो प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई देता है। यस, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की जो इमोशनल नीड है वो मटेरियल चीजों से जो है फुलफिल कर रहे हैं पेरेंट्स, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ शिल्पा जी, वही हम कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इजीली वही फिर बात उस पे ही आके रुकती है, एबंडेंस, जिसे मैं एबंडेंस कहूंगी, कि इजीली अवेलेबिलिटी, स्कार्सिटी इन लोगों ने देखी ही नहीं है, तो एक थोड़ा जो वेटिंग या फिर पेशेंस वो बच्चों में है ही नहीं। अगर अब हम भी जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादातर पेरेंट की, देख तू इतने परसेंटेज इतने मार्क्स लाएगा ना, तो मैं तुमको ये दिला के दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो हम लोग क्या होता है ना, एक गिल्ट, वो पेरेंट में भी वो एक गिल्ट रहता है, यार जितना टाइम देना चाहिए हम लोग देते नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको फुलफिल करने के लिए फिर मटेरियलिस्टिक ज्यादा बन रहे हैं आजकल। मटेरियल। यस। यस मैम, जैसे अभी हमने जो डिस्कशन किया वो पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में है, लेकिन ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज के साथ वो जो है डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? सबसे बड़ा इशू अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा एक जो कम्युनिकेशन है ना, वो थोड़ा कम होता जा रहा है बच्चों का और पेरेंट्स का। एक क्या होता है, एक जैसे मैंने कहा कि वर्किंग पेरेंट्स रहे या फिर नॉन वर्किंग भी अगर मदर रहती है, तो क्या हुआ है ना, बच्चों ने, आजकल के बच्चों ने, जो जेनजी है, उन्होंने अपना एक अलग ही इन्वायरमेंट वो बच्चे बना लेते हैं। और कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि पेरेंट्स ने वहां पे झांकना नहीं चाहिए, मुझे टोकना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे टीनेजर तो मुझे मतलब ऐसे देखे कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते, उनको जैसे ऐसे टोका टाकी पसंद नहीं है, या फिर किसी में घुलना मिलना। जैसे पहले ऐसे होता था कि एक टाइम का, जैसे शाम का जो खाना है, वो बहुत सारे फैमिलीज में एक ही टेबल पे हुआ करता था सबका। लेकिन आजकल कैसे हो ना, हर कोई आता है अपने टाइम के हिसाब से, अपनी प्लेट लेके अपने बेडरूम में चला जाता है। तो ये भी एक थोड़ा पेरेंट की भी इसमें एक मिस्टेक है। तो थोड़ा एक तो भी मील आप लोग साथ में लो, जिसे, या फिर नहीं पॉसिबल तो वीकेंड को आप साथ में कहीं पे तो भी जाओ, आउटिंग्स पे, या फिर ऐसे उसमें एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट बढ़े, इमोशनल नीड फुलफिल हो, और एक रैपो बच्चों से अच्छे से डेवलप हो, ऐसा कुछ किया जा सके। ये तो पहली चीज हुई। और दूसरे, अभी बहुत सारे बच्चों, आप देखोगे ना, कहीं पे भी आप होटलिंग या फिर रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना, तो जैसे सामने मोबाइल रख दिया, कार्टून चल रहा है और बच्चे को फीडिंग चालू है। ये तो मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे आजकल आप देखोगे किड्स की, जो भी विदाउट मोबाइल और कार्टून या विदाउट टीवी खाना खाते हैं। माँ को खाना भी खा लगता रहे है, हैं। हाँ, माँ को भी लगता है नहीं मैडम, फिर उसके पीछे घूमना पड़ता है। एक बार ये लगा दिया तो एक जगह बैठ के ये, बच्चे को भी नहीं पता चल रहा है वो क्या खा रहा है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि जैसे हमारे स्पिरिचुअली या आत्मा में भी जैसे बोला गया है कि आप अगर खाते हो तो पहले आप प्रे करते हो और देखते हो क्या खा रहे हो। तो वो भी तो बीइंग अ डॉक्टर वो पता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर असर करता है, आपके जो पेप्टिक एंजाइम वगैरह वो सब है। लेकिन धीरे धीरे आप सब मतलब जैसे मैंने बोला, मोबाइल देख के खाओगे तो बच्चे को भी पता नहीं चलता कि वो कितना खा रहा है। उल्टा भी हो सकता है, इधर मम्मी बात कर रही है फोन पे और बच्चे को खिला रही है। आप वैसे बहुत सारे रील्स भी, फनी रील्स भी इसके बारे में आप देख सकते हो। यस। तो ये सब मिस्टेक पेरेंट की भी है। और कभी कभी क्या होता है ना, अचानक टीनेज में बच्चा चला जाता है और तब मम्मी को लगता है कि इसके साथ मैंने बात करना चाहिए, एक रैपो डेवलप करना चाहिए। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। आप बचपन से बच्चों को एक आदत डालो। जैसे अभी स्कूल से बच्चा आए तो आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, या फिर आज आपका दिन कैसा गया। तो एक वो है ना, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है बच्चों के साथ, ऐसे मुझे लगता है। तो वो आजकल वो इशू पे ध्यान नहीं दे रहा है कोई। तो ये सारी मिस्टेक पेरेंट्स के भी है, तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम इतना एजुकेटेड हो गई है हमारी सोसाइटी, लेकिन फिर भी जेंडर इक्वेलिटी ये भी थोड़ा इशू है। जैसे अभी लड़की रही घर में या लड़का रहा, तो थोड़ा लड़के को ज्यादा फेवर करना, और लड़की को थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस देना। तो ये भी चीजें कुछ दिखाई देती है आजकल। तो थोड़ा इन
चीजों में भी थोड़ी सी ये भी मिस्टेक है। और जैसे मैंने बोला कि कंपेयर करना, आप अभी देखोगे कि नहीं इतने मार्क्स आए तो क्यों कम आए, और बच्चे बोलते हैं मैडम इसके साथ की लड़का है उसकी हाइट इतनी बढ़ गई, उसका वेट इतना बढ़ गया, लेकिन इसका देखो ना कितना कम है। और मेरे सास ससुर भी मुझे बोलते तू इसको कुछ खिलाती है या नहीं। तो सारी ये सब चीजें ना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत अफेक्ट करती है, और इनके बारे में थोड़ा पेरेंट्स को एजुकेट करना नेसेसरी है, ऐसे मुझे लगता है। यस, यस मैम। एक ये चीज इम्पोर्टेंट हो गई, और एक और मतलब जैसे कि कई बार, जैसे आपने पहले बोला था शुरुआत में, कि अभी कई जगह ऐसा होता है कि सिंगल चाइल्ड है, ग्रैंडफादर फादर है, मदर है, पेरेंट्स है, और सब कुछ अवेलेबल है, तो वो मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा जो है लाड़ प्यार दुलार के साथ साथ चीजें जो मिल रही हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है बिहेवियर इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक तो इमोशनल इनसिक्योरिटी के चलते कि जब पेरेंट्स की जरूरत है तो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, अब बच्चा अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तभी वहां पर जो है। जी यस। आप अगर देखोगे ना कि एक्सपोजर भी बहुत है बच्चों को, जैसे आप गूगल देखोगे या फिर इंटरनेट की वजह से या फिर टीवी की वजह से, सोशल मीडिया, कि बच्चों को बहुत सारी एक इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है, और ये नहीं सोचा जाता उस टाइम पे कि उस बच्चे का एज उस इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है है। या नहीं है। हाँ, यस। उतनी मैच्योरिटी बच्चों में नहीं रहती, और मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो मैं प्रोसेस भी करना, क्या गलत क्या सही, ये भी बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर डिसाइड नहीं कर पाता। तो वो भी एक इशू मेरे ख्याल से आजकल है। तो थोड़ा है। पेरेंट ने भी बच्चा क्या देख रहा है, अगर वो नेट चलाता है, मोबाइल चलाता है, तो थोड़ा उस पे पेरेंटल कंट्रोल चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यस। तो ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है रिसेंटली मैम। अभी मतलब एग्जांपल है हमारे यहाँ का ही, कुछ 10 से 15 दिन पहले की बात है। तो हमारे यहाँ मेन सिटी में जो है एक बहुत फेमस यहाँ का मंदिर है, वहां पर जो है कुछ लोग थे, तो 3-4 जो टीन एज बॉयज थे वो धुरंधर मूवी देख कर आए। तो वो धुरंधर मूवी से इन्फ्लुएंस होकर उनने उसकी अच्छी चीज नहीं पकड़ी, लेकिन जो रहमान डकैत का कैरेक्टर था उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने मतलब चाकू लेकर निकले और ऐसे ही लोगों पे चाकू चला दिया। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि क्या आजकल क्या हो रहा है ना, आप जैसे कोई आपके सामने बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलता। हालांकि पेरेंट्स भी कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे, जब भी कुछ क्राइम वगैरह होता है हम देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप आज देखोगे कि जैसे बच्चे अभी गलत काम जो सब कर रहे हैं, और तब आके पेरेंट बोलते हैं हमारा बच्चा तो कभी ऐसे कर नहीं सकता, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। तो सोचा नहीं था। हाँ, इसका जो हम लोग वही इसका एक कंक्लूजन वही निकाल सकते हैं कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो वही फिर बात वापस आके उसी इशू पे रुकती है कि आपका एक बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, और बच्चे को है ना ऐसे ये डर नहीं लगना चाहिए कि ये मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया तो ये मुझे मारेंगे, क्या कहेंगे, पीटेंगे। बच्चे को एक वो फीलिंग चाहिए कि नहीं, अगर मैं कुछ भी अगर बोलता हूँ ना मम्मी को या पापा को, तो वो मुझे समझेंगे, मुझे अच्छे से इसमें समझेंगे। कुछ निकालेंगे, कुछ वे आउट निकालेंगे। अभी फिलहाल लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, एक 12th की लड़की थी, और क्लास में ट्यूशन में वो सब उसका फ्रेंड सर्कल साथ में आते जाते थे, लेकिन सडनली एक दिन वो मम्मी को पता चला, फोन आया, वो बाहर गई थी कि वो बच्ची ने खुद होके फोन किया कि उसने पॉइजन ले लिया, और वो बच्ची को आईसीयू में एडमिट किया। तो फिर बाद में वो सब हुआ तो मम्मी ने पूछा कि हालांकि उसकी पेरेंटिंग मिस्टेक कुछ नहीं थे, एज सी इज माय पेशेंट, तो आई नो हर वेरी सिंस बिगिनिंग और पर्सनली, तो उसकी पेरेंटिंग में ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ मिस्टेक थी। लेकिन हुआ क्या था ना कि बीइंग अ टीनेजर वो बच्ची में फ्रेंडशिप में कुछ तो इश्यू हो गए, जैसे वो फ्रेंड के कुछ इश्यू की वजह से वो फ्रेंड्स उसको बुली कर रहे थे, तो उसको वो टॉर्चर उसको सहन नहीं हुआ, और उसको लगा कि कैसे शेयर करूं, मम्मी तो समझ लेगी, लेकिन पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे उसके, तो उसने ये वे आउट निकाला। तो क्या होता है ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि मैं कुछ भी अगर करता हूँ तो पेरेंट्स अच्छे से मुझे गाइड करेंगे या फिर समझ के लिए, यस। मिस्टेक भी आजकल होती है। यस। और इसमें आपने जैसे एक पहलू शेयर किया, अगर दूसरे बच्चे को देखे जो बुली कर रहे हैं,
तो कई बार पेरेंट्स को ये बिलीव नहीं होता है जब स्कूल से कंप्लेन जाती है या सामने वाले बच्चे के पेरेंट्स से बोलते हैं उनके पेरेंट्स से कि भाई आपका बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा था, तो उनको बिलीव नहीं होता है कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारा बच्चा तो किसी को बुली नहीं कर सकता, किसी को हार्म नहीं कर सकता। तो उनका ऐसा रिएक्शन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, वो अदर साइड आपके बच्चे की आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसके अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। या फिर क्या होता है कि एक इम्प्रेशन कैरी करता है बच्चा। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि मूवी देख के या फिर कुछ रील, अभी छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे ना, वो रील जैसे स्क्रीन जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना, और वो एक ही टाइप के रील उनको आते हैं, तो वो बच्चा भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। एक बच्चा तो ऐसे था कि देख के उसने वो कौन सा तो भी कार्टून कैरेक्टर है, तो उसने बोला कि उसके पास जैसी कार मैंने देखी ना, उसमें मुझे तुरंत अभी के अभी वैसी की वैसी ही चाहिए। तो मतलब ये बहुत बड़ा इशू इसको बोल सकते हैं कि जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इसके लिए रीजन हो सकता है। क्योंकि बच्चों को क्या Yes. होता है ना कि सब एक्सपोजर मिल रहा है, तो हमें क्या है, बीइंग अ पेरेंट, उनको एक संस्कार बच्चों पे चाहिए कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को जैसे घर पे ही बिठा के रखे। उसको उससे अलावा आना कि उसको एक हम अच्छे बुरे की, भले बुरे की थोड़ी एक पहचान उनको देनी चाहिए। ऐसे नहीं बोल रही कि इससे हम लोग क्या करते हैं ना, वो बुरा बच्चा है उसके साथ दोस्ती मत कर, ऐसे नहीं। Yeah. हर लाइफ के हर मोड़ पे हर टाइप के लोग आपको मिलने वाले हैं, तो आपको उसमें से क्या लेना है, क्या अच्छा है, एक लिमिट है, वो बच्चे ने सेट करना चाहिए और पेरेंट्स ने हेल्प करना चाहिए कि देख यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये लिमिट के बाद यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस, मॉरल्स है कुछ जैसे कौन सा। तो ये चीजें थोड़ा बचपन से ही अगर इनकॉर्पोरेट करोगे आप बच्चों में, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। यस, मतलब वो बाउंड्रीज बच्चे को खुद पता होनी चाहिए कि हाँ, मुझे यस, इतना जो है करना है, यहाँ तक मुझे जाना है, उसके आगे अगर हो रहा है तो मुझे खुद बोल देना है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, बाउंड्री सेट होनी चाहिए। यस, बाउंड्रीज भी, और वो एक फेथ होना चाहिए पेरेंट्स में बच्चे को, बच्चे के प्रति पेरेंट्स में भी और पेरेंट्स के प्रति बच्चे के मन में भी, कि मैं अगर ऐसे करता हूँ। और क्या होता है ना, कभी कभी डर के मारे बच्चे कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं, बताते नहीं है घर पे, क्योंकि पेरेंट्स फिर आर्ग्यू करेंगे या डांटेंगे या फिर पीटेंगे। थोड़ा वो एक थोड़ा बचपन से ही एक थोड़ा हर एक फैमिली ने, पेरेंट्स ने वो इशू या फिर बाउंड्रीज डिस्कस करके, कैसे होता है ना कि ये डिस्कशन से फिर बच्चे कैसे ना हमें देख के सीखते हैं। हम सिर्फ ऐसे बोलते रहेंगे उनके ऊपर और हम कुछ गलत करते हैं, तो बच्चे तो बोलते हैं यार ये तो सिर्फ बोलते हैं करने के लिए, तो ये अपने मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे जो सब एक्शन है उसमें से बच्चे को पता चलता है। तो थोड़ा वो हम लोगों ने भी बीइंग अ पेरेंट ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। बच्चे वो जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर हम ही एम्पैथिकली या बिहेव नहीं करोगे दूसरों के साथ, तो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चा भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। अभी मैं मतलब कि हाँ, यस, एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि एक ऐसे वेरी वेल टू डू और रिच फैमिली है, जो पेशेंट्स है मेरे पास आते हैं, तो वो मम्मी बोली मैडम मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि इनको एक तो कुछ समझ में नहीं आता, ये बच्चों के सामने मुझे डांटते गालियां देते। हालांकि बाद में वो मैटर सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी क्या हुआ ना, उसका जो 4 साल का बच्चा है ना, वो भी वैसे ही बैड वर्ड यूज करके वो मम्मी के साथ बिहेव करता है और उसको जैसे ऐसे रियली डोमिनेंट करता है वो मम्मी को। तो थोड़ी ये चीजें भी ध्यान में मतलब देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे जैसा आप देखते हैं वैसे ही जो है वो बिहेव करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है एक्चुअली, जो स्कूल मेट है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो एक स्कूल में टीचर है। तो वो थोड़ा 4th के बच्चों तक मतलब पढ़ाती है, 4th तक बच्चों को। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, तो वो बोली कि एक दो हमारे मैडम है, कुछ अच्छे से वो तैयार होके गई बेचारी। तो वो जैसे अभी 3rd या 2nd के बच्चे भी बोलते हैं मैडम आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। तो अभी क्या हुआ ना, जो टीचर है तो वो बहुत उसकी फ्रेंड है, वो बहुत मतलब ऐसे उसको लगाव है बच्चों से, तो उसने वो इशू कैसे हैंडल किया ना, तो उसने अच्छे से उसको हैंडल करके बोला कि यस, जैसे आप अपने मम्मी से प्यार करते हो तो वैसे आपको मैं अच्छी लगती हूँ, और मुझे भी आपने आई लव यू बोला तो आई एम वेरी मच हैप्पी। तो ये इशू हैंडल करते आना चाहिए बच्चों के जो इमोशंस है, क्योंकि फिर उसने अच्छे से उसका काउंसलिंग वगैरह किया, उसके मम्मी पापा को बुला के फिर
थोड़ा सा बोला कि आप पे घर पे इन्वायरमेंट कैसा है, ये तो मेरे ख्याल से एक स्कूल का इन्वायरमेंट और टीचर भी एक रोल मॉडल रहते हैं हमारे लिए, तो बच्चे उन्हें देख के भी यस सीखते हैं और वो चीजें भी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे से ज्यादा स्कूल में भी ज्यादा वक्त बिताते हैं। यस यस। तो एक चीज ये है कि कम्युनिकेशन, एक इमोशनल हैंडलिंग जो आपने बोला कि वो करते आना चाहिए आपको, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी ये हाँ। सारी चीजें अगर होंगी तो बच्चा जो है फिर वो अपने पेरेंट्स से भी कह सकता है अपने मन की बात, और टीचर से भी अगर उसका बॉन्ड है तो वो उनसे भी कह सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है कोई गाइडेंस मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अगर वो गलत राह पे जा रहा है तो पहले ही हम उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। अभी कैसे हुआ ना, वही मैंने बोला कि पहले कैसे था ना कि लोग अपना जो काम है या फिर जॉब है वो बड़ी शिद्दत से करते थे, मन लगा के, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कुछ भगवान की पूजा कर रहे हो वैसे अपना सब जॉब या फिर अपना 100% देते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है ना, सब मटेरियलिज्म की वजह से सब लोग ऐसे एज अ जॉब सब चीजें होती है, तो उतना वो इमोशनल बॉन्डिंग या फिर अटैचमेंट सब प्रोफेशनलिज्म हर तरह दिख रहा है, तो थोड़ा वो चीजें भी मायने रखती है, मुझे ऐसे लगता है। हालांकि कुछ इसको अपवाद बोल सकते हैं कि कुछ है कि जो ऐसे सब लोग नहीं रहते, कुछ अच्छे लोग भी है, लेकिन ज्यादातर यही एक देखने को मिल रहा है। यस यस मैम। मैम, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम को तो इन डिटेल बहुत अच्छे से समझा, लेकिन बात अगर करें हम होम्योपैथी की, तो कैसे होम्योपैथी इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में जो है हेल्प कर सकती है ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में? क्या होता है ना, तो थोड़ा एक होम्योपैथी के बारे में है ना, लोगों को एक अवेयरनेस भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। बीइंग होम्योपैथ मैं वो अपनी पहली ड्यूटी समझती हूँ कि लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता चलना चाहिए। जैसे अपने राव सर थे, तो राव सर भी बोलते थे कि आप पहले है ना होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, सर का यही कहना था। और सर का ऐसे कहना था कि अभी एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि क्या होता है ना, कभी अगर किसी अदर पैथी से फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, तो पेशेंट क्या बोलता है ना कि उस XYZ डॉक्टर के पास मुझे आराम नहीं आया, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। लेकिन यूजुअली होम्योपैथ के बारे में क्या होता है ना, अगर कहीं से पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता है तो पेशेंट बोलता है कि होम्योपैथी काम ही नहीं करती। तो मेरे ख्याल से यह अपनी ड्यूटी है, पेशेंट आते तो उनको एजुकेट करना कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, कौन से सारे डिसीज में काम करती है, और होम्योपैथी का जो एक्चुअल होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो थोड़ा एक जो मिथ्स जो है लोगों के होम्योपैथी के बारे में, जैसे कि होम्योपैथी सिर्फ कोल्ड एंड कफ के लिए ही है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है होम्योपैथी, या फिर पहले डिसीज को बाहर निकलती है, बढ़ाती है, फिर आराम देती है। तो ये थोड़े मिथ्स क्लियर करने चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट कभी कभी अपने पास ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो डिस्कस करते, तब हम उनको बोलते कि आप होम्योपैथी क्यों नहीं ट्राई कर रहे, तब वो बोलते कि अरे यस मैडम मुझे पता ही नहीं था कि होम्योपैथी में ये चीजों पे भी आराम आ सकता है। तो थोड़ा एक वो अवेयरनेस भी जरूरी है कि होम्योपैथी कौन से लेवल तक काम करती है, कौन से सारे डिसीज में काम करती है। तो जैसे अभी राव सर का जो काम है कि थोड़ा समाज में एक अवेयरनेस फैलाओ, तो वो सब HHF के माध्यम से हम लोग तो कर ही रहे हैं। और हमारे जो मेंटर है जैसे मयूर सर हुए, अपने KY सर रहे, या फिर अपने नासिक के हमारे सुनील घोड़के सर, ये सब लोग सेमिनार्स वगैरह लेके कॉलेज में, स्कूल में भी, जैसे आप भी कुछ जैसे स्कूल में वगैरह आप एजुकेट करती होगी बच्चों को, हमें हमेशा पूछा जाता है कि आप काउंसलिंग के लिए आओ या फिर होम्योपैथी के बारे में आप बताओ। तो जो भी, मैं तो बोलती हूँ सबको कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशली कनेक्ट होने की, पब्लिक के साथ शेयर करने की, तो आप यस वहां पे जाओ और होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस आप क्रिएट करो। जैसे कि राव सर तब या अकेले ऐसे बंदे थे कि वो सब कॉलेजेस में जाके या फिर स्कूल में जाके होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताते थे। तो मुझे लगता है बीइंग उनके स्टूडेंट या उनके फॉलोअर्स, तो हमें भी वो चीजें करनी चाहिए। तो क्या होता है यस ना, ये जो पहली चीज तो ये है कि पेरेंट्स को ये हमें अवेयर करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है आजकल दिख रहे हैं, तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब दवाई हम लोग निकालते हैं जैसे HHF में या फिर माइंड मेथड में, तो हमारा बेस जो रहता है
कि एक प्रिस्क्राइबिंग मेथड हमारी ऐसी है कि पहले आप उसकी पर्सनैलिटी देखो, फिर उसका एडेप्टेशन देखो, या फिर उसका सोशल इन्वायरमेंट देखो। ये सब चीजें ध्यान में रख के हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आते हैं। इसलिए होम्योपैथी को होलिस्टिक साइंस कहा गया है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका डिसीज जाएगा। आपने भी देखा होगा क्लिनिक में, जैसे हम लोग जब राइट सिविलियम देते हैं, तो जैसे पेशेंट आके Yes. बोलता है कि आपकी दवाई के बाद ना मैडम जैसे मेरा बिजनेस भी बढ़ गया, और मेरा जैसे सास के साथ जो चल रहा था वो सब अच्छे से अभी चल रहा है, जैसे सब लेवल पे मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये पेशेंट Yes. आके तो होम्योपैथी उस लेवल पे जाके काम करती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और अभी ये बिहेवियरल प्रॉब्लम में तो बहुत अच्छे से होम्योपैथी काम करती है। मतलब इतने अच्छे से रिजल्ट आते हैं। जैसे अभी मैं एक केस मेरी शेयर करना चाहूंगी। मेरे Yes. पास बच्चा आता था, तो ऐसे ही उसकी माँ दोनों बच्चों को लेके आती थी। तो जो बड़ा वाला था उसको स्किन का इशू था, तो वो उसके लिए आती थी, और उसके साथ वो छोटा बच्चा भी उसका आता था। तो वो बड़े बच्चे को आराम हुआ, तो ऐसी बातें चली। तो मैंने वो बच्चे के हाथ में नेल पेंट देखी। तो और अराउंड वो जैसे अभी 4th में था वो बच्चा उस टाइम पे, बहुत पुरानी केस है ये। तो मैंने पूछा तुम्हें अच्छा लगता है क्या नेल पेंट लगाना? तो उसकी माँ ने बोला उसको नेल पेंट लगाना भी अच्छा लगता है, चोटी डालना भी अच्छा लगता है। और मैडम आपको एक बात शेयर करनी थी, ये क्या करता है ना, वो घाघरा घाघरा पहनेगा या फिर फ्रॉक पहनेगा, और चुनरी लेके बैंगल्स वगैरह डाल के वो डांस करेगा, बिंदी लगाएगा। तो उसने बोला मैं आपको अगर टाइम होगा मैडम तो मैं थोड़ा इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो उसने एज अ फ्रेंड, या फिर वो पेशेंट का कैसे होता है ना, एक रैपो डेवलप होता है अपने साथ, वो एक रिलेशन डेवलप होता है। तो उसने एज अ Yes. उसने वो मुझसे वो बात की, कम्युनिकेट किया। तो मैंने बोला अरे इसको तो होम्योपैथिक दवाई की जरूरत है। तो उसने इतना एस्टोनिश होकर कहा कि मैडम ये ठीक हो सकता है। मैंने बोला अरे क्यों नहीं हो सकता? तो फिर मैंने वो बच्चे की फिर थोड़ा सा केस टेकिंग किया। तो वो पूछा और क्या क्या तुम्हें पसंद है, वो बच्चे को पूछा। तो वो थोड़ा उसमें ना पहले थोड़ी झिझक थी, तो वो थोड़ा ऐसे 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 करने लगा। लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने समझाया कि मैडम तुम्हें मीठी मीठी गोली देगी, तो आप बताओ अच्छे से। फिर मैंने धीरे धीरे उससे बात करना चालू किया। तो फिर वो बच्चे ने कहा कि हाँ मैडम, वो मेरी दीदी जैसे पहनती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पूछा और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तो माँ ने बोला कि मैडम ये है ना, जैसे इसको भगवान के बारे में बहुत एक आस्था है। ये क्या करेगा ना, सुबह उठेगा तो जैसे पहले सब भगवान की पूजा वगैरह करेगा, फूल लेके आएगा गार्डन में से, वो फूल चढ़ाएगा और टीका वगैरह लगाएगा, प्रे करेगा, तभी ये स्कूल में जाएगा। तो उसको वो एक है कि थोड़ा सा वो भगवान के बारे में उसे अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये है मैडम उसकी कि ये ना बहुत शरारती है। हालांकि कुछ ऐसे मतलब नुकसान वगैरह नहीं करेगा, लेकिन अभी आपसे वो उसकी पहली बार मिल रहा है इसलिए। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम आप देखो, एक बार आप फैमिलियर हो गए ना, तो वो बहुत अच्छे से बातें करेगा। और बच्चा भी ऐसे मुझे बहुत मतलब ऐसा चुलबुला वगैरह लगा। तो मैंने सिर्फ 3 रूब्रिक लिए उसके। जैसे डेलूजन 4 मैन कैन नॉट ब्रेक द स्पिल, ये तो पहला रूब्रिक लिया। और सेकंड मैंने रिलीजियस एफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विद द रिलीजन। और थर्ड वाला लिया था कि टिमिडिटी पब्लिक एपियरिंग। तो ये तीनों अगर आप लेते हो तो लैकेसिस आता है। Like. तो यस, तो मैंने उसको लैकेसिस के डोसेस दे दिए। और देने के बाद फिर वो एक 15 दिन की दवाई दे दी। तो फिर 15 दिन के बाद क्या हुआ ना, जब वो आया तो उसकी मम्मी आई, तो उसने बोला कि नहीं हाँ ठीक है, लेकिन उसको अभी सर्दी खांसी हुई तो आप थोड़ा उसके लिए दवाई दो। तो उसके लिए वापस मैंने उसको सेम रेमेडी प्रिस्क्राइब किया। और फिर वो क्या हुआ ना कि वो कुछ मतलब इसकी वजह से वो पेशेंट बीच में आ नहीं पाए। फिर अचानक जैसे 2-3 साल चले गए और वो मम्मी भी वापस उसके इशू के लिए आई। तो मुझे ऐसे ही याद आया, तो मैंने पूछा अरे ये बच्चा कैसा था, कैसा है उसका वो जो था? तो उसने बोला अरे मैडम आपने क्या दवाई दी, हम लोग तो सारे इतने मतलब टेंशन में थे, आपने क्या दवाई दी, 1 महीने के अंदर वो सब बंद हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या क्या बंद हुआ? तो उन्होंने बोला कि जैसे वो फीमेल लाइक ड्रेसिंग करता था ना, वो बंद हुआ। लेकिन अभी क्या भगवान का जो है ना वो है, हालांकि वो प्रे वगैरह करता है, लेकिन पहले जो डेली करता था ना वो खत्म हुआ। मतलब होम्योपैथी किस लेवल पे जाके काम करती है कि वो जो Yes. जो एक्सेस था वो कम हुआ। हालांकि बाय डिफॉल्ट उसको भगवान का प्रे करना वगैरह, उसको एक आस्था है भगवान में, तो वो कम नहीं हुई, वो नॉर्मल हुई, वो प्रोपोर्शनेट हो गई। लेकिन पहले जो प्रोपोर्शन से ज्यादा थी
जो डिस्प्रोपोर्शनेट थी, तो वो होम्योपैथी से कम हुआ। मतलब बहुत सारे ना, ये भी एक क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि मैडम जैसे अभी आप दवाई दे रहे हो तो एकदम से ये चुलबुला है, तो ऐसे नहीं होगा ना कि बहुत शांत हो जाएगा। तब हाँ, ये कंसर्न रहता है। यस मैम। हाँ, बहुत रहता है कि ऐसे मत करो मैडम कि इसको दवाई देके एक कोने में शांत बैठा रहेगा। तो ये भी पेरेंट को एजुकेट करना जरूरी है कि होम्योपैथी से जो मॉर्बिड है, जो एक्सेस है, वो थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, हम उसके लिए यस। नहीं दवाई दे रहे। तो ऐसे सारे, मतलब ये एक केस मुझे अभी आपसे बात करते करते याद आया, तो मैंने शेयर किया। बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले थे उस केस में, और सिंपल रूब्रिक लिए थे मैंने। यस। और अगर उसको सही टाइम पे मेडिसिन्स नहीं मिलती होम्योपैथी, तो आई थिंक ये जो उसका मतलब एक तरह से लड़की जैसे ड्रेसअप करना, नेल पेंट लगाना, ये और ज्यादा बढ़ सकता था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये चीजें भी मायने रखती है कि एक लेवल के बाहर जाने से पहले ही उनको हम्म। करेक्ट होम्योपैथिक दवाई मिलती है, तो वो चीजें भी बहुत अच्छे से काम करती है पेशेंट पे। तो इसलिए मैं बोल रही यस। हूँ ना कि अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, वो हमें क्रिएट करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के लिए चलिए। यू कैन टेक होम्योपैथी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ यस। ट्रीटमेंट। ये भी ज्यादा जरूरी है। यस मैम, कुछ और केसेस आप शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, और एक केस मेरे पास थी। बच्चा था, उसको ऐसे स्किन पे, पैर में थोड़ा स्किन का इरप्शंस वगैरह, इचिंग वगैरह और ब्लिस्टर्स थे। तो मैंने पूछा कि पैर देखने के बाद मैंने पूछा कि अरे ये क्या हुआ, तो तू ज्यादा पानी में रहता है क्या? फिर उससे वो मम्मी ने फिर पूरी स्टोरी बताई। मैम क्या होता है ना, ये स्कूल से आता है तो नहाता है एक बार, उसके बाद 1 घंटे बाद कहीं पे भी अगर हाथ लगाए तो वापस आएगा और धोएगा, और फिर कहीं से भी आता है तो ये बार बार जैसे हैंड वॉश करना, और वॉशरूम से भी आए तो भी पैर वॉश करेगा। और एक प्रॉब्लम है उसको कि नॉक्टर्नल एनोरिसिस भी, 8 में जाता है वो, 8वीं का बच्चा, और ये सब। तो मैंने पूछा फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो? तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं उसको डांटती रहती हूँ। तो मैंने पहले तो उनको समझाया, काउंसलिंग किया कि डांटो मत, ये बच्चा खुद उसको अगर समझता था तो ऐसे खुद होके नहीं करता, ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बोला कि इसके बारे में मुझे और बताओ। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ ना मैडम, ये पहले बहुत मतलब होशियार होनहार बच्चा था। जैसे पहले 5 स्कूल में जो 5 रैंक में आता था, लेकिन अभी जैसे ये 8 में गया है ना, थोड़ा इसका परफॉर्मेंस भी कम हो गया, और इसको पढ़ाई में भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और क्या होता है ना कि इसको सब, जैसे जॉइंट फैमिली है तो इसकी दादी या फिर चाचा वगैरह, वो सब लोग ऐसे टोकते रहते, डांटते रहते, इतना बड़ा हो गया फिर भी ऐसे कर रहा है वगैरह। तो ये इशू थोड़ा सा चल रहा था। और मैडम क्या है ना कि कोई भी अगर घर पे आता है, कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, तो ये जल्दी से ना जाके छिप जाएगा, ये उनके सामने नहीं आता। फिर मैंने बोला कि मैरिजेस वगैरह इसमें कैसे मतलब बिहेव करता है सोशल गैदरिंग में? तो मम्मी ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं मैडम, ये ज्यादातर अवॉइड करेगा, या फिर किसी के साथ अगर बातचीत करनी है तो इसको एक एंजाइटी इसमें दिखाई देती है। मैंने पूछा और क्या क्या इसके बिहेवियर के बारे में या फिर नेचर के बारे में क्या बोल सकते हो आप? तो यही मैडम कि ये पहले बहुत होनहार था, लेकिन अभी थोड़ा परफॉर्मेंस भी कम हुआ है, एक लोगों को अवॉइड भी करता है। और इसको जैसे हम लोग 4 लोग बैठे, कोई नया मेहमान आया और अगर कुछ पूछ रहे तो सिंपल सिंपल चीजों में भी मतलब इसको, मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि उसके जो एक्सप्रेशन है, उसको ना डर लगता है किसी से बात करने में। और उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम है, जो पहले नहीं था ऐसे मुझे लग रहा है। तो फिर मैंने वो बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा ओपन होने में थोड़ा सा एक झिझक उसमें दिख रही थी। तो फिर मैंने सिंपल सिंपल रूब्रिक लिए कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, और जैसे कंपनी एवर्जन टू द स्ट्रेंजर्स ऑफ, और टू कॉन्फिडेंस ऑन टॉप सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्गस्ट ऑफ वन्स ओन बॉडी, क्योंकि वो बाके धोना, तो उसको पूछा तो उसने बोला था कि मुझे लगता है कि गंदा है, इसको साफ करना चाहिए, लाइक सॉर्ट ऑफ ओसीडी था उसको। तो ये सिंपल सिंपल रूब्रिक लेके उसको फिर मैंने एम्ब्राग्रेसिया प्रिस्क्राइब किया था। तो सिंगल डोज में जैसे कि उसका जो बेड वेटिंग भी बंद हो गया, और जो स्किन के इरप्शंस थे वो भी कम हुए, और वो बार बार जाके हाथ धोना था ना, वो भी थोड़ा कम हो गया। तो मतलब अब इसको आप अगर एड्रेस करोगे तो एम्ब्रा में कैसे रहता है ना, एक झिझक रहती है और एक स्ट्रेंजर्स के यस। लिए एक रहती है, और उसको ऐसे लगता है कि कुछ कमी है, आई एम शिट,
ये एम्ब्रा की एक फीलिंग बेसिक होती है। कोर फीलिंग रहती है। यस। तो हाँ, तो इनफियर समझता है, कॉम्प्लेक्स रहता है एम्ब्रा में, तो उसकी वजह से वो दूसरों के साथ बात कर उसको आप रूब्रिक देखोगे तो एंजाइटी विन कन्वर्सेशन ऐसे एक रूब्रिक है, एवर्जन टू कन्वर्सेशन, मतलब उसको ऐसे लगता है कि मेरे में जो भी कमी है वो सब दिख रहा है इजीली, जैसे डेल्यूजन एवरीथिंग इज टू यस। क्लियर। तो इस टू वजह क्लियर। से वो थोड़ा यस। हाँ, उसकी वजह से वो थोड़ा अवॉइड करते रहता है, एक सोशल गैदरिंग रहा या फिर रहा, और उसको डिसगस्ट लगता है खुद की बॉडी में कुछ कमी, मेरी बॉडी अच्छी नहीं, मैं ही अच्छी नहीं, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी लॉस होता है। तो ये बेसिक फीलिंग लेके उसको एम्ब्रा दिया और बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखा उसमें भी। तो ये इसको हालांकि हाँ। देखा जाए तो ये मेजर मतलब सोशल इशू है, जैसे आपको एंजाइटी होती है कम्युनिकेशन में, सोशल गैदरिंग में आप अवॉइड करते हो, तो बहुत अच्छे से मतलब होम्योपैथी करता है। यस। और बेड वेटिंग के लिए, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए आप भी देखोगे कि मतलब अदर पैथीज में दवाई नहीं है उसके लिए। नहीं है। ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि बच्चा 8 बजे के बाद पानी कम पिलाओ, या फिर बीच में रात को एक बार उठा के फिर वॉशरूम के लिए आप लेके जाओ। अभी आप देखोगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीजें सब। तो यस। होम्योपैथी से बेड में भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। हालांकि उसका अगर साइकोडायनामिक देखा जाए, जैसे मयूर सर ज्यादा साइकोडायनामिक पे जैसे हमको बोला है कि अगर डोमिनेशन रहा, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे, तो ये इनका प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे इस तरह से मतलब लोगों को एक यस। अवेयरनेस होना चाहिए होम्योपैथिक चीजों में काम करने के अच्छे से। यस। मैम, जैसे अभी आपने ये जो 2 केसेस बताए, ऐसा कोई केस जिसमें मतलब बच्चे का जो बिहेवियर था, मतलब उसमें एंगर, टेम्पर टैंट्रम, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स दिखाई दे रहे हो, ऐसा कोई केस? हाँ, एक केस मैं रिकॉल करना चाहूंगी कि मतलब अभी वही इशू की सब, मतलब कि बच्चा रहता है तो सब अटेंशन उस पे ही रहता है, जो बोला वो पेरेंट्स करेंगे। तो एक जो बच्चा था ना, तो उसमें क्या था ना, वो जो बच्ची थी, तो वो पेरेंट ने बोला कि प्रॉब्लम क्या होता है ना मैडम, इसका सब अच्छा है लेकिन इसको गुस्सा आया ना, तो फिर तो बस ये क्या करेगी, अपना खुद का जो हेड है वो सिर है जो वॉल पे बैंग करेगी, या फिर सब चीजें दहस नहस कर देगी। तो मैंने पूछा कि थोड़ा और इसके बारे में आप बताओ, तो उन्होंने बोला वैसे तो वो बहुत अच्छी है, किसी को डरती नहीं है। स्कूल में जैसे एक इंसिडेंस उन्होंने मुझे बताया कि हाल ही में क्या हुआ ना मैडम कि जैसे अभी वो स्कूल से लेके वैन तक, उनकी जो स्कूल की बस या स्कूल वैन है वहां तक जब आते हैं ना, तो सब बच्चे इकट्ठा आते हैं। तो जो कुछ जैसे ओल्डर मतलब जो ज्यादा बड़े बच्चे थे, तो वो थोड़ा उसकी जो एक फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा तकलीफ दे रहे थे कि तुम्हारा टिफिन बताओ, तुमने क्या लाया है टिफिन में, उससे वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो इसने क्या किया ना, तुरंत वो जो बच्चियां थी जो बड़ी थी उससे, तो उनको तुरंत उसने एक दो लगा के दिया और बोला ये मेरी फ्रेंड है, आपने कैसे उसको, उसके टिफिन को, उसके बैग को आप कैसे हाथ लगा सकते हो। और इतनी 4 ही साल की, मतलब 4-5 ही साल की बच्ची होगी वो। फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं, फिर वो उसको फ्रेंड को प्रोटेक्ट करके फिर लेके आई। और हालांकि ऐसे देखा जाए तो अच्छा भी नेचर है उसका, लेकिन घर पे ऐसा है ना मैडम कि उसको मतलब कुछ दिया नहीं ना, तो जैसे उसने क्या हुआ कि जो नया सोफा लाया था सब उसने लेके उसको कुछ तो दिया नहीं, तो पूरा तहस नहस कर डाला। और उसने बोला रिमोट की तो क्या ही बताऊं मैडम, मैं इतने 3-4 रिमोट हमारे मतलब बदल के हो गए, कुछ पसंद नहीं आया लिया, और कुछ एंगर आया तो रिमोट लिया और नीचे डाल दिया। तो ये सब चीजें लेके, एनार्किस्ट वगैरह लेके, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट लेके करके उसको मैंने मर्क सॉल्व दिया था वो बच्ची को। तो वो थोड़ा एंगर इशू जो था धीरे धीरे वो कम हो गया। तो ऐसे मतलब सिंपल सिंपल इंसिडेंट्स रहते हैं, अगर आपको मटेरिया मेडिका और होम्योपैथी अच्छे से पता हो। जैसे सर बोलते थे ना कि बी अ लेमैन, आप एक लेमैन की तरह सोचो, और उस एज ग्रुप के क्या प्रॉब्लम रहेंगे, और फिर जो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाएगा बच्चों के क्या प्रॉब्लम रहेंगे, वो जो डेवलपमेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो क्या इशू रहेंगे, आप उनको ध्यान में रख के उसको होम्योपैथी से जोड़ो, तो फिर अच्छे से आपको रिजल्ट यस। मिलेंगे। तो ऐसे अगर यस। इशू के तो बहुत मतलब आजकल
केसेस देखे जा रहे हैं, जिसको हम लोग जैसे ओडीडी भी बोल सकते हैं, ओडीडी के केसेस जैसे। यस यस मैम। और केस में करना चाहूंगी, एक बहुत मतलब फनी केस कहूंगी मैं इसे। एक 5 साल की बच्ची थी, उसके पेरेंट्स लेके आए, बोला कि मैडम इसको ना थोड़ा सर्दी खांसी है, तो ऐसे एक पेशेंट ने रेफर किया, तो हम लोग आ गए। तो आई बहुत ऐसी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची थी, तो आते ही मैंने उसको फिर हैंडशेक किया, तो उसने किया। और फिर वो पेरेंट्स ने उसके पिताजी को ऐसे जैसे वो चिपक के ही बैठी थी, तो मैंने बोला और बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि मैडम अभी कल की ही बात है, हम लोग एक फंक्शन में यहाँ से मतलब नासिक से जैसे 150-200 किलोमीटर एक फंक्शन था, तो वो जैसे एंगेजमेंट था, तो ये उसको लेके गए वहां पे। तो उन्होंने बोला कि वहां तक तो वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वहां गए ना, इसका प्रॉब्लम ये है कुछ ज्यादा लोग रहे तो ये तुरंत रोने लगती है, और हमें वो वापस लेके आई वो बच्ची की वजह से वो ऐसे कॉमन जैसे गैदरिंग है, फैमिली फंक्शन है, वो अटेंड ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला मैडम क्या है ना, इसका एक प्रॉब्लम है कि ये घर छोड़ के अगर बाहर गए तो ये जैसे बहुत सारे क्राउड देखी, ज्यादा लोग देखे, तो ये मतलब बच्ची वहां पे रह ही नहीं पाती, ये तुरंत मुझे बोलती पापा घर चलो घर चलो, तो ऐसे करके मुझे उसको घर लाना पड़ा। तो मैंने पूछा कि मतलब इतनी दूर से आप आए, इतना दूर, तो उसने बोला हाँ मैडम कुछ मतलब चारा ही नहीं था, तो उसको लेके हम लोग आ ही गए। मैंने पूछा और एक चीज है मैडम, ये ना मतलब ज्यादातर सीट पे ना फीमेल के पास ही जाती है। मैंने पूछा फिर आपके पास, बोली हाँ पापा के पास आती है, लेकिन जैसे ऐसे मेल रहे तो उनके पास ये बच्ची जाती नहीं है। और ऐसे वैसे तो बहुत प्यारी है वो, मतलब किसी के साथ मतलब अच्छा बिहेव करती है। और हाँ एक चीज, इसको अगर आप ऐसे डांटोगे या फिर जोर से बोलोगे ना मैडम, तो ये तुरंत रोने लगती है, उसको चलता नहीं है, सब चीजें उसको जैसे ऐसे प्यार से लाड से प्यार से ही करनी पड़ती है, और स्लोली करनी पड़ती है। तो फिर ये वैसे देखा जाए तो उन्होंने बोला कि मैडम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी ये स्कूल में जाएगी या फिर ज्यादा ऐसे हम इसकी वजह से हम कितने फंक्शन छोड़ दे ना। तो फिर मैंने यस बोला आप टेंशन मत लो, होम्योपैथी से ये थोड़ा इसका जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। तो उसको एवर्जन मेन टू, और जो अपने घर पे ही रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, तो बेड रिमेन इन डिजायर टू बेड, और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स एंड फॉन्डल, और कॉक्वेटिश टू मच, और चेंज एवर टू चिल्ड्रन इन, मतलब जो अपना घर है, एनवायरमेंट है, उसको छोड़ के नई जगह पे जाना है, तो सिंपल कोटिला उसको दिया, और वो जो उसका जो फियर था ना वो कम हो गया। तो वो नेक्स्ट दूसरे महीने में ही वो जो एंगेजमेंट हुई थी उनके रिलेटिव की, जिसमें से वो वापस आई थी, तो नेक्स्ट मंथ में शादी थी, तो उसने अच्छे से वो शादी उनको उसने भी एंजॉय की और पेरेंट्स को भी एंजॉय करने दिया। तो मतलब ये लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट कि होम्योपैथी किस लेवल पे काम कर रही है। होम्योपैथी आपने जैसे बोला किस लेवल पर काम करती है, मतलब एक बच्ची की एनर्जी को बदल दिया पूरी की पूरी। मतलब उसका सर्दी जुकाम तो कोई भी दवाई ठीक कर सकती थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी जो आगे जाके पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा इश्यू बन सकती थी, कि वो बच्ची जब स्कूल में जाती वहां उसे क्राउड मिलता, कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाती वहां क्राउड मिलता, तो आगे जाकर ये बड़ी समस्या बन जाती। तो उससे होम्योपैथी ने उसे बाहर निकाला। जी हाँ, अभी कैसे है ना कि कुछ कुछ मतलब वो माँ भी अभी कोराइजा के लिए, कोल्ड एंड कोराइजा के लिए वो आए, और फिर चलते चलते आपने जो भी केसेस मैंने शेयर किए, आपने देखा होगा कि वो दूसरे किसी कंप्लेंट के लिए फिर या दूसरे के लिए आए थे, और पेरेंट ने ऐसे ही बात की, फिर उसको दवाई दी। मतलब पेरेंट को भी ये एक अवेयरनेस जरूरी है कि इसके लिए दवाई देना मतलब पॉसिबल है, होम्योपैथी से ये जा सकता है, और ये नॉर्मल नहीं है। हालांकि पेरेंट क्या करते हैं कि उसको वैसे ही चलाते हैं कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। तो सारे केसेस में अब तक मैंने जो शेयर की, तो वही दिक्कत थी कि पेरेंट को भी वो अवेयरनेस नहीं था कि ये होम्योपैथी से जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहिए, करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैम, खासकर बच्चों के लिए ना, होम्योपैथी को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए। मतलब ऐसा मुझे जी लगता हाँ, है, क्योंकि बच्चों के अभी लिए तो खासकर। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि क्या होता है अगर एंटीबायोटिक वगैरह देके अभी फिलहाल मेरे पास एक ऐसे ही पहचान वाले है, तो उनकी जो बच्ची है वो कितनी 7th में ही है, तो उन्होंने कहा कि इसको जुवेनाइल डायबिटिक मतलब डिटेक्ट हुआ। मैंने पूछा कब डिटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला जब ये 4 या 5 साल की थी। मैंने बोला इतनी जल्दी, और
फैमिली हिस्ट्री है क्या? तो उन्होंने बोला फैमिली में किसी को भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि क्या रीजन, मतलब डॉक्टर जो फिजिशियन जिनके आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उन्होंने क्या रीजन बोला? तो उन्होंने मुझे बोला ना मैडम, उनका कहना था कि इसको बचपन में बार बार निमोनिया या रिकरेंट कोल्ड एंड कोराइजा होता था। जब से इसका बर्थ हुआ तब से 2 साल में इसको बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह और एडमिशन वगैरह ये हुआ। तो उसकी वजह से उसकी जो मतलब इंसुलिन जो मतलब बनना चाहिए पैनक्रिया को, जो सेल है पैनक्रिया वही डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसे डॉक्टर का कहना है, फिजिशियन का। तो उसकी वजह से उसको वो जुवेनाइल डायबिटीज डायग्नोस हुआ। तो मतलब किस लेवल तक चीजें जा रही है आजकल। तो इससे अच्छा बच्चों में होम्योपैथी बहुत सेफ है। हालांकि मेरे पास जो मेरे 2 क्लिनिक है, एक जो मेरा क्लिनिक है ना, तो वहाँ पे ऐसे रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं। तो उन लोगों को भी क्या हुआ है, कोविड के बाद से थोड़ा एक अवेयरनेस बढ़ गया होम्योपैथी के लिए। लोगों की जो मतलब सोच थी वो थोड़ा कोविड के बाद बदल गई है। तो वो मैं कहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग अगर अच्छे से रिजल्ट देते हैं तो फिर वो पूरा फैमिली मतलब हमारे पेशेंट बन जाते हैं और उनका भी एक फेथ होता है। जैसे फैमिली फिजिशियन की जो संकल्पना थी, जो धीरे धीरे मतलब इतनी दिख नहीं रही जो पहले थी, लेकिन बीइंग होम्योपैथ वो एक रैपो, तो हाँ फैमिली फिजिशियन हम लोग बहुत अच्छे से वो फिल करते हैं लोगों की जो नीड्स है। तो वो जो विलेजर है, आप बिलीव नहीं करोगे शिल्पा जी, मेरे पास एक 2 महीने के बच्चे को लेके आए थे वो लोग। उन्होंने बोला मैडम इसको अभी बहुत रिकरेंट 1-2 बार एंटीबायोटिक दिए और मुझे पता है कि होम्योपैथी से बहुत अच्छे से आपने मेरे एलर्जी की सर्दी खांसी ठीक की, तो ये मेरा नाती है, इसको भी आप ही ट्रीट करो। तो यू वोंट बिलीव, वो बच्चे को सिर्फ सिंगल डोज दिया और उसकी वेट भी बढ़ गया अच्छे से। और वो केस भी अभी मैं शेयर करती हूँ, हालांकि वो बिहेवियर इसमें नहीं आता है। तो वो बच्चा था ना, उसने बोला, माँ ने बोला कि इसके बारे मुझे थोड़ा सा बताओ। तो वो ऐसे कैरी करके आई और वो बच्चों को ऐसे दिया मेरे टेबल पे। वो तुरंत उसने धाड़ से इतनी जोर, फिर वापस माँ ने उसको लिया और ऐसे वो सहलाती रही उसको। पूछा ऐसे ही अच्छा लगता है कि उसको? तो उसने बोला कि हाँ मैडम, इसको ऐसे थ्रू फ्रो एंड थ्रू तो ही उसको मतलब ये शांत होगा। और इसको मैंने बोला कि फीडिंग के बारे में अगर आप देर हो गई, तो उसने बोला मैडम उसको इतना गुस्सा आता है, अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना फीडिंग देने में या फिर मैं कुछ काम में रही तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना पूरा मतलब इतना पूरा सिर पे चढ़ा लेगा पूरा। तो कुछ नहीं, सिंपल मैंने रॉकिंग एम्युलरेट्स और उसका एंगर इजीली और ये सब लेके उसको चैमोमिला का डोज दिया। और जो उसका रिकरेंट ये सब चल रहा था ना, वो भी कम हो गया। और वो बच्चे का जैसे आप वेट भी बहुत अच्छे से बढ़ गया। और अब तक उन्होंने उसको एलोपैथी का कुछ भी ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब इतना अच्छे से अगर हम लोग भी अच्छे रिजल्ट देंगे पेशेंट को, तो वो एक फेथ डेवलप होता है और पेशेंट फिर डेवलप होता है। फेथ से हमें आके पूछेगा। और अवेयरनेस भी ये जरूरी है। यस यस मैम, डेफिनेटली। मतलब होम्योपैथी के लिए अवेयरनेस हमें डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट में भी होना बहुत जरूरी है। जी। और खासकर मतलब अक्सर जैसे आपने बोला ना, मैंने भी अपनी क्लिनिक में बहुत बार ऐसा सुना है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ होम्योपैथी इसके लिए भी काम करती है। हमको तो पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था। ये सेंटेंस, जी हाँ, ये सेंटेंस तो बहुत कॉमनली हम सब लोग सुनते हैं कि नहीं मैडम, फिर पूछते कि इसके लिए, अरे हाँ वो स्किन का था ना, वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये प्रॉब्लम सीवियर है, इसके लिए होम्योपैथी में क्या ही होगा। तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। तो मेरे ख्याल से उस पर भी हम लोगों को वर्क करना चाहिए बीइंग होम्योपैथी। यस यस मैम, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऐसी जिससे हम बच्चों के बिहेवियर को जो है थोड़ा मॉडिफाई कर सके, उसमें जो है कुछ चेंजेस ला सके। जो टिप्स अगर मैं दूंगी ना प्रैक्टिकली, तो आप क्या करो ना कि तुरंत ऐसे लेबल मत करो कि इसको बिहेवियर प्रॉब्लम है या कुछ इशू है। पहले उसको आप देखो, पेन डाउन करो, डॉक्यूमेंटेशन करो आप कि कितना मतलब फ्रीक्वेंटली हो रहा है, किस इंटेंसिटी से हो रहा है, वो एक आप ऑब्जर्व करो। और दूसरी चीज ये कि कम्युनिकेट विथ योर राइट। जो एक कम्युनिकेशन है वो थोड़ा मुझे लगता है इशू है। और वो एक कम्युनिकेशन गैप जो आपके बच्चों के साथ, हाँ, एक ट्रस्ट इशू, जैसे मैंने बोला, एक एफेक्शन बच्चों को दो, कम्युनिकेट करो। और कुछ आप ऐसे पहले जैसे रहता था कि जैसे 7 बजे से पहले आपको घर पे आना है, को इतने 9 बज गए कोई भी घर के बाहर नहीं रह सकता, रात का खाना सब लोगों ने साथ में ही खाना है, ऐसे रूल थे पहले फैमिलीज में। तो वो फॉलो भी होते थे। तो हाँ, तो वैसे मुझे कुछ लगता है कि अगर कुछ रूल सेट किए गए फैमिली में और उसे हम भी फॉलो करें, तो वो चीजें ज्यादा मतलब अच्छी रहेगी। हालांकि ऐसे नहीं कि बर्डन या फिर, लेकिन एक
जैसे बोल सकते हैं ना, एक अलिखित बोलते हैं कि अनपेन जैसे रूल हिंदी में कोई, तो यस, वैसे आप करो और यस, बी ऑनेस्ट विथ योर चाइल्ड। थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा रखो, उनके मन में दिमाग में क्या चलता है, बच्चे की सोच कैसी है, ये थोड़ा इन चीजों पे आप ध्यान दो। थोड़ा उनको ये भी बताओ, हाँ मेरी मतलब पर्सनल मेरी थिंकिंग ऐसी है कि आपको ये भी बताना चाहिए बच्चों की तुम्हें ये सब मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो भी उनको बच्चों को आप दिखाओ कि आप, कभी कभी क्या होता है ना, अपने पास क्या नहीं है वही इंसान देखते रहता है, अपने पास क्या है इसका इम्पोर्टेंस हमें उस पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा बच्चों को, यस, बच्चों को वो भी आप दिखाओगे ना तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। ये प्रैक्टिकल टिप है यस, हालांकि, जैसे हम कि कुछ फैमिली एक्टिविटी रही, जैसे अभी आप वीकेंड पे बोलो कि सब लोगों ने साथ में मिलके कुछ कुकिंग करना हो, या फिर कुछ एक्टिविटी करनी है, या फिर जैसे घर को साफ सुथरा करना है, ये ऐसे चीजें हैं जिनमें से आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, एक ट्रस्ट इशू भी होगा, और एक थोड़ा अफेक्शन लव और वो बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। और वो हेल्दी डिस्कशन और वो सब रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स है। और डाइट के लिए आप बोलोगे तो ज्यादा ऐसे एक रूल बनाओ कि महीने में, ठीक है हफ्ते में तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन महीने में एक बार आप बाहर जाके खाओ, या फिर आपकी पसंद का थोड़ा, जिसे हम लोग फास्ट फूड कह सकते हैं, वो खाओ। लेकिन महीने भर आप सब सब्जी वगैरह वो सब खाओ। बहुत सारे घरों में ऐसे होता है कि पेरेंट्स में जैसे कुछ दादाजी रहे या फिर फादर रहे, वही कुछ या हरी सब्जियां वगैरह नहीं खाते, और हम लोग बच्चों को बोलते कि नहीं तुमने खाना चाहिए, तो बच्चा वो बाकी के लोगों का देख के बोलता है वो नहीं खाते तो खाओ। तो फिर ये यस, भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो इनका करनी चाहिए अपनी फैमिली में, ऐसे मुझे यस लगता है। मैम, यस डेफिनेटली। मतलब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने कही ना कि हम आजकल टाइम का इश्यू सबको है, और खासकर जब से जो है फीमेल प्रोफेशनल्स हो गए हैं तो और ज्यादा। लेकिन वीकेंड का टाइम आई थिंक सब निकाल सकते हैं, तो वीकेंड पे ऐसा कुछ रूल बना लिया जाए कि हाँ वीकेंड पे हमको ये चीजें साथ में करनी है। जी हाँ, वही मैं बोलती हूँ, कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो आप, तो वो एक बच्चों को भी वो यस। एक आदत मतलब हो जाती है। और फिर वो बोलता है कि नहीं यार मेरी फैमिली में ऐसे नहीं चलता, आज सबको साथ में ये चीज करनी है, तो मैं थोड़ा घर पे मुझे जाना है। एक बाउंड्रीज हम भी अपने लिए सेट करते हैं, बच्चे भी एक अपने लिए बाउंड्री सेट करते हैं। और सेट सबसे करते ज्यादा हैं। कि उनको सही क्या गलत का क्या है, ये थोड़ा उसकी पहचान बचपन से आप अगर दोगे ना थोड़ा, तो वो बच्चा खुद होके आपको हर जगह तो आप बच्चे के साथ नहीं जा सकते, लेकिन आपके जो संस्कार है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो बच्चों के साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए चलेगी। और बच्चा वो जज करेगा, वो थोड़ी इम्पैथी उनमें आना चाहिए, कंपैशन आना चाहिए, थोड़ा सिंपैथी आना चाहिए, थोड़ा हेल्प करना है। मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें से मतलब ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीजें छोटी छोटी बच्चों में आप इनकॉर्पोरेट करते जाओगे ना, तो बड़ा होके मुझे लगता है वो भी ग्रेट या फिर बेटर सिटीजन बन सकते। यस, यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मतलब आज बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि किस तरह से हम छोटी छोटी, जैसे आपने कहा ना कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एफर्ट से हम बच्चों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उनकी लाइफ में कर सकते हैं, उनके बिहेवियरल इश्यूज में जो है दे सकते हैं। और खासकर जो एक चीज है कि कम्युनिकेशन, इमोशनल बॉन्डिंग, एक लव, ट्रस्ट जो है अगर बच्चे को मिलेगा, तो वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज वो फेस कर रहा है उसको वो अपने पेरेंट्स से कह सकता है। और पेरेंट्स का अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आई थिंक वो भी बच्चे को समझ सकते हैं कि आज बच्चे के इस बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। तो ये चीजें जो है हमें चेंज करनी है। और खासकर जैसे मैम ने भी बताया कि होम्योपैथी इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने में कितनी इफेक्टिवली जो है वर्क करती है। मैम ने इतने सारे केसेस शेयर किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स के, बिहेवियरल इश्यूज के। तो हम समझ सकते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे को सर्दी जुकाम है, बुखार है, उसके लिए आप होम्योपैथी को कंसिडर करो। होम्योपैथी बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट पे जाकर के जो है बच्चों के लिए काम करती है, खासकर जब उनको इस तरह के इश्यूज हो, बिहेवियरल इश्यूज हो, एडीएचडी हो, ऑटिज्म हो, या और भी कोई भी प्रॉब्लम। जैसे कि मैम ने एक और जो जेंडर आइडेंटिटी वाला केस शेयर किया कि हमें जो प्रॉब्लम छोटी सी लग रही है उसमें भी होम्योपैथी कितना ब्यूटीफुली जो है बच्चे की एनर्जी को चेंज करके जो भी चीजें मॉर्बिड लेवल पे है उसको एक्सेस लेवल पे ना लाकर उसको प्रोपोर्शनेट कर रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैम ने बार बार यूज किया कि हर चीज जो है प्रपोर्शन में होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज एक्सेस है, मॉर्बिड है, तो वो जो है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंसाइट्स एंड शेयरिंग।
थैंक यू शिल्पा जी, आपने मुझे ये मौका दिया होम्योपैथी के बारे में, अपने एचएचएफ के बारे में एक अवेयरनेस फैलाने का और मेरा नॉलेज शेयर करने का। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।